नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित मॉडल पेपर कह लीजिए। इससे पहले सेट नंबर 5 देखा था ओवरऑल, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। और रुक्मणी का सेट नंबर 3 होगा और ओवरऑल सेट नंबर 6 तक हम पहुंच चुके हैं। तो आज हम देखेंगे सेट नंबर 6। स्टार्टिंग के जो 40 प्रश्न है उसमें आपको मैथ और रीजनिंग देखने को मिलेगी, जिसको वीडियो के सबसे लास्ट में हम देखेंगे। और 41 प्रश्न से आपको जीके जीएस स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगी, इसलिए हम 41 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और 41 से लेकर 120 प्रश्न तक हम आपके चलेंगे। और जिसमें हम फिर जब 120 प्रश्न समाप्त हो जाएंगे तो फिर एक प्रश्न से वापस से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 41 से। सबसे पहला प्रश्न है, वाहनों में जो हेडलाइट होती है उसके रूप में इनमें से कौन से दर्पण का यूज किया जाता है? तो आपको पता है कि वाहनों में आपका अवतल दर्पण का यूज जो है किया जाता है। इस चीज को भी समझिए, अवतल दर्पण का यूज और कहां कहां पूछा जाता है। तो जो हजामत बनाने वाले दर्पण होते हैं, जिसमें आप देखेंगे दाढ़ी बनाई जाती है, तो उसमें भी इस अवतल दर्पण का ही यूज जो है वो किया जाता है। हजामत करके ही शब्द पूछा जाता है, इसीलिए मैंने भी हजामत को बताया है। उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है जो यातायात में आप देखते हैं ना, कि अगर आप कार वगैरह ले जा रहे हैं तो बैक जो भी आपका वाहन आ रहा होता है उसको देखने के लिए, तो बड़ा सा उसकी घड़ी जो होती है बड़ी सी, वो आपके छोटे से शीशे में दिखाई देती है, वो आपका उत्तल दर्पण में यूज होता है। तो श्रृंगार मेज आपकी होती है ना, उसमें आप देखते हैं तो समतल दर्पण यूज होता है, जिसमें मेकअप जो है वो घंटों घंटों करते हैं। उसके साथ जो चिकित्सक यूज करता है दांतों के लिए, वो भी आपका अवतल दर्पण का ही यूज करता है। तो ये कुछ हैं गिने चुने जो बार बार आपका यूज पूछा जाता है, इसलिए हमने एक एक करके बता दिए। दांत वाला यूज करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट और आप देखते हैं कि जो टॉर्च या हेडलाइट वगैरह होती है ना, उसमें भी ज्यादा दूर तक आपका फोकस जा पाए, तो वहां पर भी अवतल दर्पण का ही यूज जो है वो होता है। अगला कह रहे हैं, आंख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कॉर्निया कहते हैं। मेन काम होता है इसका प्रकाश को मोड़ना या फिर आप कह सकते हैं घुमाना। और बना किसका होता है ये? तो आपका प्रोटीन और कोशिकाओं का जो है ये बना होता है कॉर्निया भाग। अगला क्वेश्चन है, टोकामक नाम का उपकरण इनमें से किस ईंधन के से संबंधित है? तो ये संबंधित है परमाणु ऊर्जा से संबंधित। परमाणु ऊर्जा ना कह करके परमाणु के ईंधन से संबंधित है, ये इस तरीके से कहेंगे ज्यादा सही होगा। ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है उससे संबंधित है। अगला कह रहा है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या होती है? तो एंगस्ट्रॉम में आपका ये मापा जाता है। और होता कितना है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। अगर बात करते हैं प्रकाश के वेग की, सबसे पहले गणना किसने की? तो उनका नाम था रोमर। इन्होंने सबसे पहले गणना जो है वो की है। और मात्रक भी पूछ लेते हैं, जैसे बल का सीजीएस मात्रक आपका क्या होता है? तो आपका डाइन होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। और विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे फेराट करके रहता है। अगला कह रहे हैं, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो यहाँ पर उठा हुआ जो हथौड़ा देख रहे हैं, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, ये स्थिति को दर्शाता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन कट जाएंगे। फॉर्मूला स्थितिज ऊर्जा का आपको पता होना चाहिए कि mgh आपका ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, Pe बराबर mgh करके। और जो गतिज ऊर्जा होता है उसका होता है k, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, k बराबर m v स्क्वायर। तो ये आपका गतिज ऊर्जा का हो जाएगा। अगला कह रहा है, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर F अपॉन A। F क्या है यहाँ पर? F है लंबवत बल, और A क्या है यहाँ पर? A है उस पर लगने वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्व बल किसके बीच आकर्षण बल के द्वारा परिभाषित होता है? तो ये दो द्रव्यमानों के बीच जो आकर्षण बल होता है उसके द्वारा परिभाषित होता है। फॉर्मूला F बराबर जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा। बाकी मैंने बता दिया था कि चंद्रमा पर अगर गुरुत्वीय त्वरण G की बात करते हैं तो इसका जो मान होता है वो पृथ्वी के कंपैरिजन में, या पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 होता है। ये कई बार पूछा जाता है। अगला कह रहा है, जब चींटी काटती है तो ये त्वचा में एक अम्लीय तरल, जिसको हम फार्मिक अम्ल कहते हैं, वो प्रवेश करती है। तो इसको बेअसर करने के लिए त्वचा पर क्या लगाना चाहिए? तो नम बेकिंग सोडा अगर आप लगाते हैं तो ये आप ठीक हो जाएंगे। अब कुछ नाम है, जैसे एसिटिक अम्ल जो है, इसका जो अम्ल है इसका नाम स्रोत क्या होता है? स्रोत करके पूछा जाता है तो सिरका होता है। इसी प्रकार साइट्रिक अम्ल, नींबू का रस जो देख रहे हैं, ये साइट्रिक अम्ल होता है। इसी प्रकार अगर दही की बात करते हैं तो ये आपका लैक्टिक अम्ल होता है। और इसी प्रकार अगर बात करते हैं पालक, तो उसमें आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है।
इसी प्रकार अगर टार्टेरिक की बात करते हैं तो उसमें जितने खट्टे फल आप देखते हैं, जिसमें आपका इमली हो जाएगा और आपका अंगूर भी आता है इसमें, तो ये सभी आ जाएंगे। अगला कह रहा है लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीटकर चाकू का रूप दिया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, जिससे आप कहेंगे कोई भी जो ठोस पदार्थ है या गर्म लोहा है, जिसको एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया है, उसको आप चाकू का रूप दे सकते हैं। बाकी लोहे की कमी से रोग कौन सा होता है? एनीमिया। और अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो लौहमयता रोग का होता है। और लोहे का जो निष्कर्षण होता है ना, वो लाल लाल हेमेटाइट जो अयस्क है उससे किया जाता है। अगला कह रहा है असंतृप्त कार्बन यौगिक किसके साथ जलते हैं? तो ये धुएं वाली पीली लौ के साथ जो है वो जलते हैं। और ऑक्सीजन की आवश्यकता इनको होती है जलने के लिए अधिक मात्रा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रेफाइट का गुण आपका नहीं है? तो इसका गलनांक लिखा है निम्न होता है, बस यही गलत है। गलनांक तो बहुत हाई देखने को मिलता है, 2500 से लेकर के 3000 डिग्री सेल्सियस तक देखने को जो है ये मिलता है। और बाकी सभी सही है। आपेक्षिक घनत्व इसका जो है वो 2.2 होता है। अगला है कि अनभुजे चूने का आणविक सूत्र इनमें से क्या होता है? तो ये होता है आपका CaO। ये हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम बिना बुझा हुआ चूना जो है वो कहते हैं, कई बार नाम पूछ लेता है। CaCl2 आप जो देख रहे हैं ना, ये जो होता है ये कैल्शियम क्लोराइड होता है। और CaCO3 जो पहले ऑप्शन में देख रहे हैं, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगला है चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है? तो ये आपका गंधक हो जाएगा। गंधक को ही हम सल्फर कहते हैं। तो इसकी एक्चुअल में जो रिएक्शन होती है, Ag कहते हैं सिल्वर को, और इसके साथ सल्फर के साथ अगर आप क्रिया करा रहे हैं तो ये बनाता है Ag2S करके। तो इस प्रकार से आप कहेंगे कि ये आपका काली पड़ जाती है सल्फर के साथ क्रिया करके। और सर्वाधिक विद्युत चालक तत्व के रूप में भी पूछा जाएगा तो चांदी आपका जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्यात्मक समूह CHO इनमें से किसमें मौजूद होता है? तो ये एल्डिहाइड में जो है आपका मौजूद होता है। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 करके होता है। तो CH वैसे तो इसकी जो पहचान को दर्शाता है वो CHO करके दर्शाता है। एल्डिहाइड का जिस प्रकार होता है वैसे ही अगर अल्कोहल की बात करें तो वहां OH होता है, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। कीटोन का जो होता है इसका RrCO करके होता है, और कार्बोक्सिक जो होता है इसका COOH। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सी एक अधातु है? तो आपका नाइट्रोजन जो है वो आपकी एक अधातु है। अधातु आवर्त सारणी के दाएं भाग में आपको देखने को मिलती हैं। अधातु के ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों स्टेट में पाई जाती हैं। इनमें से किस सूक्ष्म जीव के कारण हैजा फैलता है? तो आप जानते हैं हैजा दूषित जल एक वाहक बनता है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया कह लीजिए, जीवाणु कह लीजिए, ये सही हो जाएगा। इसके जीवाणु का नाम क्या है हैजा का? तो विब्रियो कॉलरी, ये नाम है इसके जीवाणु का। हैजा में दस्त वगैरह देखने को मिलते हैं, उल्टियां देखने को मिलती हैं। और कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को जो है ये प्रभावित करता है। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो 1683 में हॉलैंड के जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवनहॉग। इन्होंने जो है वो की थी खोज। किसकी खोज की थी? जीवाणु की खोज की जो है वो की थी। और जीवाणु विज्ञान के पिता भी एंटोनी वॉन लीवनहॉग को ही कहा जाता है। तो ये दोनों तरीके से आपके प्रश्न एक ही नाम से आ जाएंगे। जीवाणु के भी टाइप्स होते हैं, जिसमें छड़ाकार या बैसिलस कहते हैं, गोलाकार या कोकस कहते हैं, और कोमा आकार जिसको विब्रियो कहते हैं, और एक होता है सर्पिलाकार। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सा कथन है जो कि गलत है? तो गलत कौन सा है? यकृत बाईं ओर उदर के ऊपरी हिस्से में होता है। ये वाला कथन आपका गलत है। यकृत का वजन होता है लगभग 1.5 से लेकर के 2 किलो के जो है वो बीच में। और यकृत द्वारा मेन काम जो होता है वो होता है पित्त का श्रावण करना। ये जो पित्त स्रावित होता है, ये पित्त आंत में आपका उपस्थित एंजाइम की क्रिया को और ज्यादा तेज कर देता है। तो ये आपको याद रखना है। हिपैरिन प्रोटीन का यूज मैंने बताया था, यकृत के द्वारा ही होता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, हिपैरिन बता चुके हैं। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सा एक स्वापोषी है? ऑटोट्रॉफ जिसको कहते हैं। तो ये आपका पौधा यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे एक स्वपोषी है। स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है?
तो 3 भागों में, एक आपका उत्पादक, एक आपका उपभोक्ता और एक आपका अपघटक। तो ये 3 भाग जो है होते हैं। अगला इनमें से कौन सा हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है जो कि पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है? तो इसको हम रुक्षांश कहते हैं, खाद्य रेशे भी कहते हैं। एससीईआरटी कोर्स में आपके दिया भी था, जो सलाद आप खाते हैं ना वो खाद्य रेशे ही होते हैं। इनमें से शरीर में ऊर्जा नहीं मिलती, ये पाचन में हेल्प करते हैं। अगला है जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो कि जोड़ों की गति को आसान बना देते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं साइनोवियल। साइनोवियल जो होता है एक प्रकार का लिक्विड फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। बाकी वयस्क मानव के अगर मेरुदंड में बात करें तो 26 अस्थियां होती हैं, बच्चों में कितनी होती हैं? 33 होती हैं। और स्तनधारी जो होते हैं उनका जो भ्रूण अवस्था होता है उसमें अस्थियों का निर्माण जो कहलाता है वो किसमें होता है आप कहेंगे? तो मीसोडर्म से जो है वो आपका होता है। यहाँ पर आपका साइनोवियल सही हो जाएगा। अगला करण में से कौन सा अंग है जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में बदलने का काम भी करता है? तो कौन करता है अमीनो अम्ल को प्रोटीन में? यकृत जो है आपका करता है। यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलता है। यकृत अगर बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है यकृत जो है आपका होता है। इसके अलावा ऐसे भी पूछा जाता है कि जो यकृत है इसका वजन कितना होता है? तो 1.5 से 2 किलो के बीच आपका ये होता है। और यकृत जो भी भोजन होता है उसमें जो वसा की कमी है अगर दिखाई देती है तो उस पर कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग वसा में परिवर्तित करने का काम भी यकृत ही करता है। कौन से विटामिन का संश्लेषण करता है? तो विटामिन ए का संश्लेषण का काम यकृत करता है। और सिरोसिस नामक रोग अगर बात करते हैं किससे संबंधित है, किस अंग को प्रभावित करता है, दोनों तरीके से पूछा जाता है, तो यकृत को ही ये प्रभावित करता है। और बड़ी आंत की अगर बात करते हैं, ये आपका कोई भी आपका किसी भी प्रकार का एंजाइम का श्रावण नहीं करता है। छोटी आंत में आपको पता है भोजन जैसे ही आता है तो 3 पाचक रस होते हैं, एक पित्त रस, एक अग्नाशय रस और एक आंत रस, वो इसमें मिल जाते हैं, भोजन के पाचन में हेल्प करता है। फेफड़े तो आप जानते हैं कि 2 प्रकार के गैसीय पदार्थ, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक आपका जो जलवाष्प है उसका उत्सर्जन करने का काम करता है। अगला इनमें से कौन सा वह आवश्यक तत्व है जिसका यूज पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं? तो प्रोटीन संश्लेषण में नाइट्रोजन का यूज होता है, जिसका यूज पौधे प्रकाश नहीं प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं। और प्रोटीन जो है वो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनसे मिल करके जो है आपका बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अवस्था गर्भावस्था है प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर संकेंद्रित अध्ययन का क्षेत्र है? तो कौन सा हो जाएगा? प्रसूति विज्ञान आपका पहला जो है वो सही होगा, प्रसूति विज्ञान से संबंधित है। बाकी कुछ और हैं जैसे हेपेटोलॉजी होता है जो कि यकृत के अध्ययन से होता है, हिमेटोलॉजी होता है जो कि रक्त के अध्ययन से होता है, ओन्कोलॉजी होता है जो कि ट्यूमर के अध्ययन से संबंधित होता है, मोर्फोलॉजी होता है जो कि जंतुओं के आकार और संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे और भी पूछे जा सकते हैं। अगला है परिसृप्ति, परितृप्ति एवं व्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के इनमें से कौन से भाग में स्थित है? तो आपका हाइपोथैलेमस जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइपोथैलेमस जो है इसमें स्थित होते हैं। अगर मस्तिष्क के वजन की बात करें औसतन कितना होता है? तो आपका 1200 से लेकर के 1400 ग्राम आपको देखने को जो है ये मिलता है। और इसका आयतन औसतन अगर बात करें तो 1350 जो है वो होता है। बाकी मैंने बता दिए थे मस्तिष्क की जब बात होती है 3 टाइप के मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लांगेटा आता है, अग्र मस्तिष्क जो है उसमें प्रामस्तिष्क आता है और मध्य मस्तिष्क जो है वो आपका मेंस मैसेंस फ्लोन का नाम दिया जाता है, बाकी अग्र और मध्य के बीच का भाग होता है। अगला देखते हैं, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार जो है किसके लिए आपका दिया जाता है? तो किसके लिए दिया जाता है? ये आपका वन्य जीव संरक्षण से संबंधित पुरस्कार है। 15वीं शताब्दी में संत जम्मोजीत थे जिनके द्वारा राजस्थान में इसको जो है वो स्टार्ट किया गया था। और राजस्थान के जो खिजड़ी गांव थे उसकी अमृता देवी जो बिश्नोई थी, इन्होंने 3 बेटियां थी, उनके साथ ही आप कहेंगे कि वृक्षों को काटने से रोकने के लिए बलि दे दी थी और उसी से ही संबंधित है आपका ये पुरस्कार। सबसे पहला पुरस्कार 2001 में मिला था, राजस्थान के थे, जोधपुर के चिरई गांव के, जिनका नाम था राम गंगाराम बिश्नोई करके, उनको सबसे पहला पुरस्कार 2001 में मिला था। अगला इनमें से कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट जो है उसके रूप में जाना जाता है? इसके अलावा जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक जरूर अवश्य कर दीजिएगा। वैसे भी 1.5 घंटे के वीडियो बना रहे हैं तो मेहनत ढेर सारी लगती है, पर लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहता है, तो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं। सौर मंडल का बौना ग्रह के रूप में मैकमिक जो है आपका जाना जाता है। और ये भी समझिए वर्तमान में सेरेस है, प्लूटो है, इरीस है, होमा है और भी बहुत से बौने ग्रह हैं। बौने ग्रह में आपका प्लूटो आता था पहले नॉर्मल ग्रह में आता था 2006 से पहले, परंतु प्लूटो ग्रह को फिर बौने ग्रह में जो है वो शामिल कर दिया गया था। अगला है पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपका सही हो जाएगा। इसको लेकर के 2016 में एक कार्यक्रम भी चलाया गया था, वो चलाया गया था 2016 में राजस्थान में। बाकी आपको पता है वन्य जीव संरक्षण की जब बात होती है तो एक संस्था आपकी है WWF करके, जिसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और कई बार स्विट्जरलैंड की जगह ग्लैंड शब्द लिखा रहता है, वो उसी के अंतर्गत पड़ता है। अगला है गैनीमीड अब तक हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है, वो कौन से ग्रह की परिक्रमा करता है? तो आपको पता है बृहस्पति का ग्रह है गैनीमीड, ये सही हो जाएगा। और सबसे बड़ा ग्रह के रूप में भी बृहस्पति ग्रह जाना जाता है। बृहस्पति जो ग्रह का द्रव्यमान है, अगर पृथ्वी ग्रह के द्रव्यमान से टर्म आप कंपैरिजन करेंगे तो 318 गुना देखने को जो है ये मिलता है। बाकी कुछ और ग्रह हैं जिसमें अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह की संज्ञा जो है वो दी जाती है। पहला आधुनिक ग्रह भी अरुण ग्रह को कहा जाता है। ब्रेड को फुलाने के लिए कौन सी सामग्री उसमें मिलाई जाती है? तो ईस्ट जो है उसमें मिलाया जाता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट को भी मिलाया जाता है, जिसको हम बेकिंग सोडा जो है वो कहते हैं। अगला है नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ। आपको बताना क्या है कि वो विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। तो ये आपके अंडे देते हैं, चाहे सांप हो, चाहे छिपकली हो, चाहे मेढक हो, चाहे वो आपका मगरमच्छ हो। और सांप सरीसृप वर्ग का प्राणी है, जल और थल दोनों जगह पाया जाता है। सांप के पैर नहीं होते हैं। छिपकली भी आपका सरीसृप वर्ग का ही प्राणी है, लगभग विश्व के हर बड़े भूभाग में आपको देखने को मिलता है। मेढक उभयचर वर्ग का जंतु होता है, जो कि पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है। इनका जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो आसपास के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग घटता बढ़ता रहता है। और जो मगरमच्छ है ये स्तनधारी और सरीसृप दोनों ही श्रेणियों में आते हैं, ये पानी और धरती दोनों जगह रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है आयु बढ़ने के साथ कोशिका का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो है वो घटता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी जो है आपका कहलाता है। इसके साथ साथ रॉबर्ट हुक की अगर बात करते हैं तो कोशिका विज्ञान का जनक अगर आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो इन्हीं को ही जो है वो कहा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ऑस्ट्रिच का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका के रूप में आपका जाना जाता है। और सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करते हैं तो वो कौन सी है? तो उसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम करके है, जिसको PPLO भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, वो हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो ये आपका राइजोबियम भी है, क्लोरोबियम भी है, एजेटोबैक्टर भी है, सभी के सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प करते हैं, जिससे आप देखते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी नाइट्रोजन की जो पूर्ति है वो कंप्लीट होती है। अगला है गोल्डन धान अच्छा स्रोत है, किसका स्रोत है? तो ये आपका विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। सुनहरा चावल कहते हैं इसी को ही। और सुनहरे चावल का निर्माण 2 बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस जीन है उसके रूपांतरण से होता है। अगला है पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच कम होता है, ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जल का आयतन न्यूनतम कितने टेम्परेचर पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। और अगर इसी प्रकार से घनत्व करके भी पूछा जाता है कि जल का घनत्व जो है वो अधिकतम किस पे होता है, तो जल का घनत्व अधिकतम जो होता है वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पर ही आपका होता है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कौन से वर्ष की गई थी? ये हम करा चुके हैं पिछले सेट में, 1955 आपका सही होगा। बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना हुई थी 1806 में, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी 1840 में,
बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी 1843 में। ये तीन बताए थे, फिर तीनों को मिला दिया गया था और 1921 में जब ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था और बाद में 1955 में इसी इंपीरियल बैंक को बना दिया गया था एसबीआई। तो ये पूरी कहानी हम आपको बता चुके हैं। अगला है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं किसमें प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा यूएसएसआर। सेकंड वाला आपका ऑप्शन सही होगा। बाकी भारत में योजना आयोग की अगर बात होती है तो कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 15 मार्च 1950 में आपका योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग को समाप्त कब, देखिए पहले योजना आयोग समाप्त होकर के अब तो नीति आयोग हो गया है। तो नीति आयोग जो है वो कब आया था? तो वो आया था 1 जनवरी 2015 में। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो प्रधानमंत्री जो है, जो वर्तमान में होते हैं वही होते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तो 1951 से आई थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता थे। ये तो सही है। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में अलग अलग लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था। तो दोनों ही सही है। तो आप क्या कहेंगे? गलत कोई भी नहीं है, ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है। अगला कह रहा है सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही नामक जो सड़क है उसका निर्माण जो है वो इनमें से किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। इस चीज को भी समझिए कि शेरशाह सूरी के जब नाम आता है तो ग्रैंड ट्रंक रोड को लेकर के शेरशाह सूरी के टाइम में ही निर्माण हुआ था। और अगर उसको मरम्मत कराने की बात होती है तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा जो है वो उसका मरम्मत करवाया गया था। शेरशाह का डाक प्रबंध जो था वो एक फेमस था, वो भी याद रख सकते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय इनमें से कौन से हैं? तो आपको पता है कि 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची में कुल आपके 18 विषय हैं। तो ये दोनों भी चीजें हम आपको ऑलरेडी कई बार रिवाइज करा चुके हैं। 11वीं अनुसूची के बारे में यह भी पता होना चाहिए कि 1992 का जो 73वां संविधान संशोधन है इसी के द्वारा ही इसको जोड़ा गया, क्योंकि मूल संविधान में तो 8 ही अनुसूची थी, 9, 10, 11, 12 चारों अलग से जोड़ी गई और जो 29 विषय हैं इसी 11वीं अनुसूची में है। पंचायतों में जो शामिल विषय हैं उसमें आपका ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, सड़क, ये सब आता है जो भी यहाँ पर पंचायत में शामिल विषय हैं। इसके साथ साथ 12वीं अनुसूची में 18 विषय और 29 11 में, अच्छा 12वां संबंधित किससे है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित है, ये भी आपका याद रखिएगा। अगला देखते हैं, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से है? तो 243 ता से लेकर के या छा करके लिखा हुआ है, ये शायद ड़ा होता है एक्चुअल में। इसमें या जो दा है उसमें नगर पालिकाओं की संरचना है, फिर या जो है उसमें नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा है, फिर पा जो है उसमें नगर पालिकाओं की अवधि है, फिर ना जो है वो स्थानों का आरक्षण है। ऐसे ही या से लेकर के आपके यानी ता से लेकर के फिर यक्ष चक्र जो है ये चाहते हैं। अगला कह में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? सरकार द्वारा जनता से जो लिया गया उधार है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा बजट कितने टाइप के होते हैं? तो एक राजस्व बजट होता है, एक पूंजीगत बजट होता है, ये मेन याद रख सकते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको देखेंगे तो कौन सा आता है? काराकोरम आता है। उसके बाद कौन सा आता है? तो लद्दाख आता है। उसके बाद आपका जास्कर आता है। उसके बाद आपका बचेगा यही ऑप्शन, तो पीर पंजाब। 3, 1, 2, 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। काराकोरम जो है इसकी अगर बात करें सबसे ऊंची चोटी या प्रमुख चोटी तो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है, पूछ लिया जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के रूप में आपका यही गॉडविन ऑस्टिन को जो है वो जानते हैं। 8,611 इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? तो ये पाकिस्तान आपका जो है वो सही हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, राजस्थान रह गया आपका, उधर से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, फिर जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख और फिर गुजरात और फिर पंजाब, ये सभी आपके सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को कौन से अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो 1919 आपका सही हो जाएगा। ये बहुत पूछा जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना जो है वो की गई थी और पहली बार इसी एक्ट के द्वारा केंद्रीय सूची और राज्य सूची का प्रावधान किया गया था। 1919 को मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार कहते हैं,
वो आपको जरूर पता होना चाहिए। और मॉर्ले मिंटो सुधार जो था वो आपका 1909 वाला था, तो दोनों में अंतर है अलग अलग। पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार भी इसी 1919 वाले से मिला था। 10% जनता को मताधिकार जो है वो देने के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो है वो माना जाता है? तो सांची का स्तूप सबसे फेमस है आपका। कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, और एमपी के अंतर्गत आपका रायसेन नामक जो जिला है उसमें स्थित है आपका एक छोटा सा नगर, तो यहीं पर आपका स्थित है। अच्छा, सांची स्तूप को किसने जो है बनवाया था? तो ये बनवाया था सम्राट अशोक ने। आपको पता है ना उनके स्तूपों पर काफी नाम देखने को मिलता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो वस्तुओं और सेवाओं पर कर जो होता है ना, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता, ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। वस्तुओं और सेवाओं पर कर जो होता है इसी को तो हम कहते हैं जीएसटी, और जीएसटी जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स में आपका आता है। प्रत्यक्ष कर वो कर जिस जिस व्यक्ति पर लगाया जाए, अंतिम रूप से भुगतान उसी को ही देना पड़े, जैसे आय कर हो गया, उपहार कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, ब्याज कर हो गया, निगम कर हो गया, व्यय कर हो गया। और अगर इसके अपोजिट बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर, तो ऐसा कर जो लगाया जिस व्यक्ति पर जा रहा है या जिस वस्तु पर लगाया जा रहा है या सेवा पर लगाया जा रहा है, अंतिम रूप से भुगतान उपभोक्ता को करना होता है। जैसे उत्पाद शुल्क हो गया, सीमा शुल्क हो गया, सेवा कर हो गया। अब मान लीजिए कोई चीज बन रही है, आप इस चीज को समझिए कि मान लीजिए टूथपेस्ट बन रहा है, तो ये क्या है? उत्पादन हो रहा है। अब उत्पादन होने के बाद बिकेगा जाकर के तो दुकान पे ही ना, तो जिस पर जितना बनने वाला टैक्स वगैरह सब लग रहा है, आखिरी में देना तो उपभोक्ता को ही पड़ रहा है। तो ये सब आपके इसमें आते हैं। अच्छा, जीएसटी आया कब था? तो ये आया था 1 जुलाई 2017 से आपका जो है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। इसके अलावा 1954 में फ्रांस आपका था जो जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश था। इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका विलियम फिंच, ये आपका सही हो जाएगा। एकमात्र ये विदेशी थे जिन्होंने, अनारकली आपने मूवी देखी होगी ना, सलीम की प्रेमिका करके, उसका जिक्र इन्होंने जो है वो किया था। बाकी इलाहाबाद, आगरा, अजमेर, लाहौर के किले का निर्माण वो सब किसने करवाया था? वो सब अकबर ने जो है वो करवाया था। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन जाने जाते हैं? तो आपको पता है वर्गीज कुरियन जो है इनको जाना जाता है। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1970 में। तीसरे चरण में अगर बात करते हैं तो भारत दूध के उत्पादन में अमेरिका को पीछे कर सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश बन गया है। भारत में अच्छा हरित क्रांति का जन्म कहाँ हुआ है? तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय जो है उसको माना जाता है। किस राज्य की भू सीमा नेपाल से कह रहा है जुड़ी हुई नहीं है? तो किसकी सीमा नहीं जुड़ी है? झारखंड की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है, नेपाल तो नीचे पड़ जाता है। नेपाल से भारत के 5 राज्य मिलते हैं, जिसमें आपका यूपी हो गया, जिसमें आपका उत्तराखंड हो गया, जिसमें आपका बिहार हो गया, जिसमें आपका वेस्ट बंगाल हो गया, और जिसमें आपका सिक्किम हो गया। भारत और नेपाल के बीच की जो सीमा है वो कितने किलोमीटर में है? तो 1751 किलोमीटर में जो है ये फैली हुई है। और भारत और नेपाल के बीच काला पानी विवाद है, उसको भी आप से पूछेगा तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है? तो लिम्पिया धुरा और लिपुलेख क्षेत्र को लेकर के विवाद है। अगला है 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी और उदयगिरी किस राज्य में स्थित हैं? तो किस में स्थित हैं? उड़ीसा में जो है ये स्थित हैं। बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कहाँ पर हैं? तो बोध गया में आपको देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में सारनाथ है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है, ये सब बौद्ध स्थल के रूप में है। बौद्ध धर्म की अगर बात होती है तो इसके प्रवर्तक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था। अगला है एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? ये आपका बैंकॉक में आपका है, एशिया और प्रशांत के लिए। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो अब्दुल कलाम आजाद आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपको पता है 1885 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो बंबई में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था, मतलब स्थापना की अगर बात करें तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी, और अगर पहले अध्यक्षता की बात करते हैं तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। अब्दुल कलाम आजाद जी की बात करते हैं तो 1923 का समय था जब दिल्ली के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता जो है वो की थी। और खासियत क्या थी? सबसे कम आयु में इन्होंने अध्यक्षता की थी।
अच्छा, कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, वो भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यह एक गर्म धारा है, तो कौन सी है आपकी? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर गल्फ स्ट्रीम जो धारा होती है वो गर्म जल धारा में आती है, और अटलांटिक महासागर की है ये गर्म जल धारा गल्फ स्ट्रीम। अगर कौन से महासागर से संबंधित है तो वो याद रख सकते हैं। और हमबोल्ट की धारा भी पूछी जाती है, तो ये प्रशांत महासागर की धारा है, और ये ठंडी जलधारा में जो है आपकी आती है। कनारी जो जलधारा है ये आपकी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अगला है निम्न पर विचार करना है, कथन दिया गया है, तर्क दिया गया है और आपको बताना है सही कौन सा है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं 12 मासी नदियां हैं, तो ये तो ऐसा आप कह सकते हैं सही है। और हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिम नदियों में स्थित है, तो पहला ही सही होगा कि दोनों सही हैं और आर ए की पुष्टि भी कर रहा है, तो यही वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि किस ईस्वी सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? 1940 में ये आया था, बता चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कि 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो है वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो लाहौर में आयोजित हुआ था। और 1943 की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो आपका कराची में जो है वो हुआ था। तो 1940 में ही बेसिकली, वैसे देखिए कराची वाला जो अधिवेशन था इसमें मुस्लिम लीग ने बांटो और भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था। पर अगर बात करते हैं 1940 में, तो यहाँ पर आपका मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में, और ढाका के ढाका में हुई थी, और ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह, उनके नेतृत्व में हुई थी। मैंने 3 नाम आपको बताए थे। अगला देखते हैं आपका, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 के भारत शासन अधिनियम भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया सबसे विस्तृत अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसमें 321 धारा थी और 10 अनुसूचियां थी, तो ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 323 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सिकंदर को भारत में सबसे जो महत्वपूर्ण युद्ध था वो कौन सा था? तो आपको पता होगा झेलम नदी, झेलम नदी तट पर था, जिस जो राजा था पोरस, उससे युद्ध हुआ था सिकंदर का युद्ध, तो ये वाला सबसे फेमस है। सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? तो मकदूनिया का जो है ये शासक था, और किसका पुत्र था? तो फिलिप्स कंपनी एक ब्रांड है ना, तो फिलिप सेकंड जो है उसका जो है ये पुत्र था। और सिकंदर का जो सेनापति था उसका नाम क्या था? उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, जो कि गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, याद होगा आपको। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रजनामा इनमें से किसका फारसी अनुवाद है? देखिए पढ़ा चुके हैं, महाभारत आपका सही हो जाएगा, फारसी में अनुवाद किया गया था महाभारत का रजनामा। तो महाभारत का फारसी अनुवाद जो है वो नकीब खा अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान ने किया था। पंचतंत्र आप जानते हैं विष्णु शर्मा जी जो हैं उनकी जो है वो रचना है। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो वो किया था अब्दुल फजल ने, अबुल फजल ने जो है वो किया था। और किस नाम से किया था? तो वो नाम था अनवर ए सादात करके, इस नाम से जो है वो किया था। मौलाना जो मुल्ला साहब थे उन्होंने राज तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद किया था। अकबरनामा पूछी जाती है बहुत, अबुल फजल की पुस्तक है। हुमायूं नामा पूछी जाती है तो गुलबदन बेगम जो है उनकी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का मेन लक्ष्य क्या था? 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और वीडियो जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। और अलग से प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है, किसी ने कहा था कि प्लेलिस्ट जितने भी बिहार के अभी तक वीडियो हो चुके हैं, प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, मॉडल पेपर हो चुके हैं, तो उनकी जो प्लेलिस्ट है वो अलग से बना दी है हमने। तो 100 प्रश्न की बात करते हैं तो कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में स्वदेशी, स्वराष्ट्र, स्वभाषा, स्वराज्य जितने भी शब्द आप देखते हैं इनका प्रयोग सर्वप्रथम के रूप से देखेंगे तो दयानंद सरस्वती जी जो है उनके द्वारा किया गया था, लागू इनके द्वारा किया गया था। स्वदेशी आंदोलन चला कब से कब तक था? तो 1905 से चला था, जब बंगाल विभाजन का टाइम था उसी समय। अगला कह रहा है भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो जलोढ़ मिट्टी है ना वो भारत के
अधिकतम क्षेत्रफल में पाई जाती है, नदियों के द्वारा जो बहा करके लाई जाती मिट्टी उसी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा जो होती है वो पोटास की होती है, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम बांगर के नाम से जो है वो जानते हैं। अगला है, नेपाल में गंडक नदी को कौन से नाम से पुकारा जाता है, तो गंडक को नारायणी नदी के नाम से जो है वो आपका नेपाल में जानते हैं। हिमालय की सर्वोच्च अगर बात करते हैं जो चोटी है वो कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, वही है आपकी हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट। तो उसका नाम क्या है नेपाल में, सागर माथा। अच्छा, गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा को बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा के नाम से। ये कुछ नाम है जो बार बार आपके जो है वो पूछे जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका भी नाम पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका नाम बांग्लादेश में किस नाम से है, तो इसको हम जमुना के नाम से जो है वो जानते हैं। और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती हैं यानी पद्मा और जमुना, इसकी संयुक्त धारा क्या कहलाती है, तो ये मेघना कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, तो इसकी ट्रिक है मगरमच्छ झपटा करके उससे आप निकाल सकते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से होकर नहीं जाती, टोटल 8 राज्यों से होकर के जाती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है, तो ये उड़ीसा आपका राज्य बिल्कुल सही हो जाएगा। खारे पानी की झील है कौन सी, तो चिल्का झील है। तो ये इसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अच्छा, कुछ और झील है, जैसे सांभर झील अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है, ये आपकी राजस्थान की है और खारी झील के रूप में जानी जाती है, सबसे खारी झील के रूप में सांभर झील है। श्रीनगर जो है इसको झीलों का शहर या झीलों का नगर करके भी जो है वो जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में अगर बात करते हैं तो वहां पर आपका डल झील है, और उसके अलावा वूलर झील है, इसके अलावा बेरीनाग झील है, शेषनाग झील है, सब जम्मू कश्मीर में है। पुलिकट झील भी पूछी जाती है, तो पुलिकट झील आपकी तमिलनाडु में जो है आपको देखने को मिलती है। लोनार झील पूछी जाती है, तो लोनार झील कहाँ पर है, तो ये आपकी महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए, तो ये संवैधानिक सरकार, ये आपका सही हो जाएगा। लिखित संविधान के आधार पर शासन किया जाता है, और लिखित और अलिखित दो टाइप के आपके संविधान होते हैं। जो अलिखित संविधान है वो ग्रेट ब्रिटेन का है, वो आप याद रख सकते हैं। अगला है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही आपका लाया जा सकता है, और राज्यसभा को धन विधेयक कितने दिनों के लिए रोकने का अधिकार होता है, तो 14 दिन रोकने का अधिकार होता है राज्यसभा को। इसके साथ साथ धन विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, ये भी एक पॉइंट होता है। और धन विधेयक में राज्यसभा संशोधन करता है, लोकसभा उसे स्वीकार भी कर लेता है, ये भी प्रावधान है। अगला कह रहा है, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत चाहिए होते हैं, तो 6% वैध मत या अधिक राज्यों में, ये आपका अगर है तो वो कोई पार्टी जो है वो आपकी, जैसे आपने हाल ही में आप पार्टी को देखा है, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल गई है, तो वही यहाँ पर पूछा गया है। और इसका काम कौन करता है, तो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। अब जो चुनाव आयोग की बात हुई है, तो चुनाव आयोग कौन से आर्टिकल में आता है, तो चुनाव आयोग 324 आर्टिकल में आपका जो है वो आता है। 324 से लेकर के 329 तक आपका जो चुनाव आयोग है उसको लेकर के शक्ति, उसके कर्तव्य, ये सारी चीजें बात की गई हैं। अगला है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे, तो कौन थे, मार्टिन लूथर किंग। ये थे मार्टिन लूथर किंग, अमेरिका के थे, और अमेरिका का गांधी भी इनको जो है वो कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब जो है वो मिला था, तो 1971 में जो है वो मिला था। ये भी समझिए, मतदान का जो अधिकार है उससे महिलाओं को बहुत स्टार्टिंग में मतलब वंचित रखा गया था, बाकी फिर 1971 में अधिकार मिल गया था। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1995 में जो है ये स्थापना हुई थी। WTO की जो स्थापना है वो 1995 के साथ साथ तारीख क्या थी, तो 1 जनवरी की थी। और मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा में जो है इसका मुख्यालय है। और व्यापार का सर्वोच्च संगठन के रूप में यही जानते हैं। अध्यक्ष इनके जो हैं उनका नाम है नागोजी ओकोंजो इलेवा करके।
बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग कितनी भूमि जो है वो बाढ़ उन्मुख है? तो ये आपका 70% सही हो जाएगा। बिहार के शोक के नाम से कौन सी नदी को जानते हैं? तो कोसी नदी को जानते हैं, क्योंकि उसमें बाढ़ बहुत आती है इसीलिए। बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो वो आपका उत्तर बिहार जो है वो सही हो जाएगा। और भारत के कुल बाढ़ क्षति का लगभग 15% क्षति जो है वो अकेले बिहार में होती है, ये भी आप याद रख सकते हैं। दक्षिण जो बिहार होता है वो सूखा क्षेत्र रहता है। बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत जो है आपका कृषि है। भारत में 3/4 आबादी अकेले कृषि पर स्थित आश्रित है, आप कह सकते हैं। और यहाँ पर बिहार में भी मेन स्रोत कृषि है। आईपीएल में किस टीम का हिस्सा रहते हुए अंबाती रायडू ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की? तो जो विजेता टीम रही थी चेन्नई सुपर किंग धोनी की, यही का टीम का हिस्सा थे अंबाती रायडू। और इन्होंने जब स्टार्ट किया था अपना कैरियर तो 2010 से मुंबई इंडियंस से स्टार्ट किया था। अगला है, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया था? तो 28 मई 2023 को जो है ये किया गया था। और साथ ही साथ संसद भवन में सेंगोल को रखा गया था, उसकी स्थापना की गई थी। आपने देखा होगा छोटी सी गधा टाइप की थी, तो ये आपका सेंगोल इसका नाम था, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी जो है आपकी सीटें हैं, जो कि उसमें इतने लोग बैठने की क्षमता आप कह सकते हैं? तो 888 सीटें यानी 888। और यही अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो 384 सीटें देखने को वहां पर मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिए? तो ये मोहम्मद शमी के द्वारा जो है सर्वाधिक विकेट जो है वो लिए गए थे। टोटल 28 विकेट जो है वो मोहम्मद शमी ने जो है वो लिए थे। और किस टीम के थे? तो गुजरात टाइटंस के जो है वो टीम से जो है ये खेल रहे थे। राशिद खान की अगर बात करते हैं तो ये गुजरात टाइटंस से ये भी थे, पर इन्होंने 27 विकेट जो है वो आपके लिए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त किया है? तो आपका तेलंगाना जो है वो सही हो जाएगा। शुभारंभ इसका कब हुआ था? तो 2014 में जो है आपका ये योजना जो है वो आई थी। अगला है, मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये आपका ब्राजील और फिजी दोनों आपका सही हो जाएगा। ब्राजील और फिजी, वैसे फिजी ही थे, ब्राजील नहीं था। तो आंसर ये आपका डी वाला होगा, केवल और केवल फिजी जो है। उसके साथ साथ पापुआ न्यू गिनी, वहां पर भी ये सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित जो है वो किए गए थे। तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान है क्या? उसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये नाम है। और पापुआ न्यू गिनी का क्या नाम है? द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, इससे सम्मानित किया गया था। फिजी के अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो उनका नाम है सितविनी राबुका, उन्होंने पुरस्कार इनको दिया था। तो यहाँ पर फिजी के साथ साथ पापुआ न्यू गिनी करके भी लिख दिया है ताकि आपको ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन आपका, कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किसे बनाया गया? तो ये आपके थे यू टी खादर करके, यू टी खादर को चुना गया था। और कांग्रेस, कर्नाटक में ही कांग्रेस की नई सरकार बनने पर इनको चुना गया था। कर्नाटक के इस समय अगर बात करते हैं मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन बनाए गए? तो सिद्धारमैया जो है ये बनाए गए। लास्ट क्वेश्चन जीके जीएस वाला, उसके बाद मैथ स्टार्ट करेंगे। तो पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में कौन से दो शहरों के बीच चलाई गई? तो गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच जो है ये चलाई गई थी। इसके साथ साथ भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कब चली थी? तो वो आपकी चली थी 2019 में। और 2019 में 15 फरवरी को चली थी। किससे किसके बीच चली थी? तो नई दिल्ली से लेकर के आपका वाराणसी के बीच जो है ये चली थी। और अगर बात करते हैं इसके अलावा, तो वंदे भारत ट्रेन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ट्रेन 18 के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है। पहले जाना जाता था, अब नाम बदल दिया गया है। चलिए अब वापस से हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ, क्योंकि स्टार्टिंग से जो हमारे प्रश्न थे वो स्टार्ट थे मैथ से, जिसको हमने कहा था लास्ट में 40 प्रश्न हम मैथ के 1 से लेकर देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न मैथ का, कि एक धनात्मक जो पूर्णांक है उसको अगर आप 4050 से गुणा करते हैं तो इस संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा? तो धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक और पूर्णांक भी है, तो एक संख्या मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक 2 है।
देखिए इसको 4050 से गुणा करने पर तो आपका क्या वैल्यू प्राप्त होगी, 8100 आपकी प्राप्त होगी। और यही कह रहा है कि इसका अगर आप वर्गमूल करते हैं तो वर्गमूल आपका क्या होगा, 9 9 जो 81 होता है 90 होता है, 90 आंसर ही आ जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। इन केस अगर नहीं आपका आता तो ये धनात्मक पूर्णांक आगे बढ़ा देते या ऑप्शन से भी कर सकते थे, वैसे तो इसमें सीधे सीधे दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक टोकरी में 45 फल हैं, एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने टोटल शहर में मंदिर हैं। ऐसा करने के लिए उसे फलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता जो है वो पड़ती है। शहर में टोटल मंदिर कितने हैं वो यहाँ पूछा गया है। तो जितने मंदिर हैं उतने ही फलों की संख्या है। तो मंदिरों की संख्या को अगर आप x मान लें तो आपका दोबारा में भी उतने ही मंदिर की बात हो रही तो x गुणे x हो जाएगा। और फलों की संख्या की अगर बात करें तो 45 फल हैं और 5 टोकरियों में, कह रहे हैं एक टोकरी में अगर 45 फल हैं तो 5 टोकरी में 45 गुणे 5 कर दीजिए तो इतने टोटल फल निकल आएंगे। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 45 पंचे कितना होगा 225 आपका हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल करके आएगी, 225 का वर्गमूल 15 आपका हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 15 आपका पहला वाला सही हो जाएगा। बाकी इसको चेक भी कर सकते हैं आप ऑप्शन में रख करके भी, आसान सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि x धनात्मक है और x बटे अंडर रूट 243 बराबर 2187 अंडर रूट में बटे में x है तो x का मान क्या होगा। अब देखिए x बटे अंडर रूट में 243 है, इसमें आप ये कर लीजिए कि 243 को चाहे तो आप इधर तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं कि x को x से गुणा कीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से गुणा कर दीजिए। तो अंडर रूट में पूरी वैल्यू आप रख लीजिए। तो 2187 को आप चाहें तो ब्रेक भी कर सकते हैं, किसमें ब्रेक कर सकते हैं 243 में, तो 9 गुणे 243 आपका एक्चुअल में इसको लिख सकते हैं। और 243 तो आपका ये ऑलरेडी यहाँ पर था ही पहले से, चाहे तो आप इसको और भी ब्रेक कर सकते हैं पर इसलिए हमने इस तरीके से ब्रेक किया ताकि ये अंडर रूट आप हटा सकें। अब 9 भी 3 गुणे 3 होता है, 243 तो आपका ऑलरेडी है, यानी एक्स स्क्वायर की अगर वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर आपका 3 बचेगा जब अंडर रूट से निकालेंगे और यहाँ पर आपका 243 बचेगा। अब यहाँ पर आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं इसका वर्गमूल करके, या तो आप डायरेक्ट भी इसको और 3 गुणे में तोड़ सकते हैं। तो 243 एक्चुअल में 3 की घात 5 होता है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 3 ऐसे रहने दीजिए और इसको लिख दीजिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 के 1 2 3 4 और एक और आपका 3। अब देखिए पेयर कितने का बनेगा, एक ये पेयर एक ये पेयर एक ये पेयर, इसलिए हम पेयर बनाए क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यानी x की जब वैल्यू बचेगी तो एक बार ये 3 बचेगा, एक बार ये 3 बचेगा और एक बार ये वाला 3 बचेगा। तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो 27 आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा, आंसर हो जाएगा बी वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कह रहा है a की वैल्यू आपको 0.250 दे रखी है और इसका मान आपको निकालना है। तो अब यहाँ से आप a की वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो क्या मान नहीं आ जाएगा, परंतु अगर आप यहाँ मान रखने पर बैठ गए ना तो ये दशमलव में वैल्यू है ना, फिर सॉल्व ही करते रहेंगे। तो आप इसको पहले सरल कर लीजिए, बाद में a की वैल्यू रख लीजिएगा। अब सरल करने में यहाँ ध्यान दीजिए a स्क्वायर है, 1 को अगर b मान ले तो b स्क्वायर और यहाँ पर -2ab, यानी यहाँ पर हम फॉर्मूला बना सकते हैं, यानी 9a स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए। चाहे तो हम इसी स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अगले स्टेप में ना ले जाकर। तो 3a का होल स्क्वायर करके हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये 9a स्क्वायर ही तो आएगा, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार जो +1 है इसको भी हम +1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार 6a है तो यहाँ पर अगर हम 3 एक की यहाँ पर इस चीज को समझिए, ये जो वैल्यू है वो a की है, ये वाली जो वैल्यू है वो b की है। -2 इंटू ए के लिए क्या है 3 है और बी के लिए आपका 1 है, और यहाँ पर ए के 3 यानी कि जो ए की वैल्यू उसके साथ ए भी है, तो यहाँ पर हम जो लगाएंगे 3 के साथ वो ए भी लगाएंगे। अब देखिए 2 3 जा क्या है 6 है और यहाँ पर ए ऑलरेडी है, तो यही वैल्यू ऊपर वाली आ गई कि नहीं। अब ये अंडर रूट जो लगा था इसको हम ऐसे ही लगा देते हैं और प्लस का 4a को ऐसे रहने दीजिए। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, यानी कि 3a माइनस, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें एक को आप आगे कर लीजिए a के रूप में और 3a को b के रूप में कर लीजिए, तो उससे भी आपका आ जाएगा। तब हमारा 1 माइनस का 3a का होल स्क्वायर इस प्रकार से बन जाएगा। तो आप स्टार्टिंग में चेंज कर लीजिए तो भी आपका सही रहेगा। अब अंडर रूट तो ऑलरेडी इसमें लगा ही हुआ था और प्लस का 4a आपका ऑलरेडी था, यानी इस रूट से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या 1 माइनस 3a
और प्लस में आपका 4 है, यहाँ से 3 है, यहाँ से 4 है, तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल a, यानी कि 1 माइनस a बचेगा। और 1 माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस की वैल्यू है ना, तो 1 प्लस a बचेगा। ये जो 4a है ये प्लस में है, तो 1 प्लस a, 1 प्लस a की वैल्यू क्या थी, 0.250, तो 0.250 ये जोड़ दीजिए, तो आपकी वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी, ये आ जाएगी ऑप्शन नंबर डी वाला 1.250। तो बस इतना सा आप कर सकते हैं इसमें बदलाव कि यहाँ पर जो आपने वैल्यू निकली थी ना स्टार्टिंग में, इसको आप एक को आगे कर लीजिए और 9a जो है इसको आप बाद में कर लीजिए। यानी इसको आप कैसे बदल सकते हैं, 9 1 और उसके बाद माइनस का 6 है, ऐसे ही रहेगा। और उसके बाद जो 9a² प्लस में था तो प्लस का 9a²। हमने देखिए इसमें कुछ बदला नहीं है, केवल हमने आगे पीछे उसको अरेंज कर दिया ताकि यहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर देखेंगे तो a का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और b क्या हो जाएगी वैल्यू, ये वाली जो स्क्वायर वाली है, ये 3a हो जाएगी, तो 3a का स्क्वायर यहाँ देखेंगे हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसके बाद सीधे ये वाला स्टेप आ जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न कह रहा है कि दो छात्रों के बीच समान रूप से चॉकलेट बांटे गए, उसके बाद 8 चॉकलेट बच जाते हैं। 25 छात्रों के बीच समान रूप से चॉकलेट वितरित करने के बाद 8 चॉकलेट बच जाते हैं। यदि छात्रों की संख्या 28 थी तो 22 चॉकलेट समान वितरण के बाद बाकी रहेंगे, तो चॉकलेट की कुल संख्या क्या है। यहाँ तो आप ऑप्शन से कितने आसानी से कर सकते हैं। कह रहा है ना कि अगर 25 छात्र हैं और आप क्या चाहते हैं कि सबको समान रूप से चॉकलेट बटे, तो आप जब बांटते हैं तो आपके पास 8 चॉकलेट बच भी जा रही है। अगर हम पहला ऑप्शन देखिए तो 25 के पहाड़े में आप जानते हैं ना पूरा पूरा जाता है, 25 दूना 50, 3 75, 25 चौके 100, तो यहाँ पर कितना आएगा, 350 आएगा। अगर 25 से आप देखेंगे इसको डिवाइड करके, और बचेगा कितना, आखिरी में शेष तो 8 ही बचेगा ना, यानी 8 ही तो कह रहा है आपसे चॉकलेट बच जाती है। यहाँ देखिए तो ऐसा नहीं होगा, 350 जाएगा तो ज्यादा बचेगा, यहाँ 350 जाएगा तो 15 के आसपास बचेगा, यहाँ देखेंगे तो 6 ही बचेगा, तो यहीं तो 8 चॉकलेट बच रही है, पहला ही आंसर ही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर एक और इन्होंने कंडीशन दे दी कि अगर छात्रों की संख्या 28 थी, तो हम इस 28 वाली कंडीशन को क्यों रखेंगे जब पहले से ही हमारा आंसर निकला आ रहा है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो प्रश्न आपका है कि किसी विद्यालय में चौथे, पांचवी और छठवीं कक्षा में छात्रों की संख्या 188, 282 और 423 है। प्रत्येक कक्षा को खंडों में विभाजित किया गया हो, प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान थी। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें तीनों कक्षाओं के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या बात करनी है, तो न्यूनतम का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि एक ऐसा नंबर निकालिए जो इन तीनों में कॉमन हो। तो इसके लिए आप निकाल लीजिए इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ इनका यानी कि 188, 282 और 423 का जो एचसीएफ निकल करके आएगा वो आपका आएगा 47 तीनों में कॉमन होगी। अब क्या कह रहा है, छात्रों की संख्या सभी में समान थी यानी कि 188 में भी 47 से आप डिवाइड कर दीजिए, इसी प्रकार 282 में भी आप 47 से डिवाइड कर दीजिए, और इसी प्रकार 423 में भी आप डिवाइड कर दीजिए 47 से। बस इसको आप निकाल लीजिए, आंसर सीधे सीधे आ जाएगा। ये जाएगा आपका 4 बार में, प्लस ये जाएगा आपका 6 बार में, प्लस ये जाएगा आपका 7 नहीं 9 बार में। तो 4 + 6 + 9 आपका 19 के बराबर आ जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि यदि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल आपको 160 दे रखा है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। एक तो आप x करके मानते हैं और एक आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं। जैसे 37 ऑप्शन को लेंगे ना, तो अगली जो नंबर होगा वो 39 होगा, अगला नंबर आपका जो है वो 41 होगा, और अगला नंबर आपका 43 होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए लास्ट डिजिट का टोटल क्या 0 के बराबर आ रहा है, तो 9 और 7 आपका 16, 1 17, 18, 19, 20, 0 लास्ट में आ रहा है, यानी इस ऑप्शन में प्रबल संभावनाएं हैं। यानी इसकी इधर के भी जोड़ लीजिए, बाई चांस 0 नहीं आता इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं। 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 2 हासिल था, यानी कि 16 आ रहा है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का टोटल आपको दे रखा है 160 के, क्योंकि सबसे छोटी संख्या पूछी गई थी इसलिए 37 ही सबसे छोटी हो जाएगी। आसानी से आपने 100 निकाल लिया। अब इसी को x मान के करते, तो एक को x मानते, दूसरे को x + 2, x + 4, x + 6 और चारों का टोटल 160 निकालते, x की वैल्यू निकाल लेते, उससे आपका आंसर निकल आता। पर ऑप्शन से कितनी आसानी से हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 लीटर के मिश्रण में दूध और जल 5:3 के अनुपात में है। अगर प्रस्तुत मिश्रण के 4 लीटर को
4 लीटर दूध से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और जल का आपको रेशियो बताना है। अब देखिए 20 लीटर का ये मिश्रण है, ठीक है। इसमें दूध कितना है, 5 अनुपात है, और यहाँ पर आपका जल कितना है, 3 है। अब ये आप देख लीजिए इसमें है कितना एक्चुअल में। और एक कंडीशन को जरूर ध्यान रखिए, कह रहा है अगर मिश्रण में से 4 लीटर को आप निकाल लेते हैं, बाद में 4 लीटर दूध उसमें ऐड करते हैं, टोटल मिश्रण था 20 और 4 लीटर इसमें से मिश्रण में से ही निकालते हैं, ना दूध से ना पानी से। तो अगर 20 में से हम 4 घटा दें तो आपका अब मिश्रण कितना बच गया, 16 आपका लीटर बच गया। ये क्या है, ये आपका मिश्रण है। अब जब 4 लीटर आपने निकाल लिया है, अब इस 16 लीटर में 5:3 के रेशियो में दूध और जल है। तो आप दूध और जल निकाल लीजिए कि 16 में है कितना। तो दूध अगर निकालेंगे तो आपका टोटल है 16 और रेशियो इसका है 5, और बटे में आप लगाते हैं 5 और 3 का टोटल। 5 और 3 का टोटल आपका 8 होगा, तो बटे में आप लिख दीजिए 8। अब 8 एक नम 8, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, यानी दूध जो है यहाँ पर 10 आपका लीटर में आ जाएगा। और बचा कितना, टोटल 16 था ना, ये लीटर में वैल्यू है, तो आपका जो बचा हुआ है वो आपका जल हो जाएगा। यानी जो जल है वो आपका कितना हो जाएगा, वो 6 लीटर हो जाएगा। अब इस चीज को समझिए, जो आगे कंडीशन कह रहा था कि ये 4 लीटर दूध से इसको प्रतिस्थापित किया जाता है। तो दूध आपका 10 लीटर था, जब 4 लीटर और इसमें जोड़ देंगे तो ये आपका 14 लीटर हो जाएगा दूध। और यहाँ पर जो 6 लीटर जल था वो तो उतना ही रहेगा। तो ये हमारा रेशियो लगा देते हैं, 6 लीटर ये था। अब यही पूछ रहा था नए मिश्रण में दूध और जल का रेशियो। तो 14 6 को काट दीजिए, किससे कटेगा, आप इसे काट सकते हैं 2 से, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर 7:3 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, देखने में लग रहा होगा कठिन, पर अगर आप कोशिश करेंगे तो हर प्रकार का प्रश्न आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक व्यवसाय 3,500 रुपए से आरंभ करता है। 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को इतने के रेशियो में विभाजित कर दिया जाता है। तो बी का निवेश बताना है। यहाँ पर आपसे बी की पूंजी पूछा गया है, निवेश उसने कितनी की होगी। अगर हम मान लें बी की पूंजी जो है उसने x रुपए जो है वो लगाई होगी, तो आप इस चीज को समझिए कि ए और जो बी की पूंजी लगाई होगी उसमें जो रेशियो होगा वो आपका क्या होगा। एक व्यक्ति ए है जो 3500 रुपए लगाता है, ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ सीधे सीधे 3500 रुपए। ये 3500 जो रुपए लगाता है ये पूरे पूरे 1 साल के लिए लगाता है। लिखा है ना कि एक व्यवसाय इतने सौ रुपए से स्टार्ट करता है, पर 5 महीने बाद बीच जुड़ता है, पर जो लाभ जब बढ़ता है तो दोनों के बीच जो है वो 1 वर्ष बाद बढ़ता है। यानी कि ये जो रुपए लगा रहा है 3500 रुपए, ये 12 महीने के लिए लगाता है, परंतु जो बी लगा रहा है वो 5 महीने बाद आता है। यानी कि अगर 12 में से हम 5 घटा देते हैं तो आपका 7 महीने बचेगा। यानी कि जो अगला बी व्यक्ति आ रहा है वो x रुपए लगा रहा है, और कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस चीज को समझिए कि अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये माइनस नहीं लगा है, तो हम यहाँ 2/3 के अनुपात के बराबर रख सकते हैं। या बराबर में ही लिखा भी है ना, 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को इतने इतने रेशियो में बांटा जाता है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि इनका जो लाभ है वो 2/2:3 के बराबर में यही रखते हुए चलते हैं, मतलब तो वही होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 12 को 35 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 420। तो 420 और आपका एक लग जाएगा आपका जीरो, एक नहीं 2 जीरो लगेंगे, और बराबर में आपका क्या आएगा, 7x आएगा। अब 7 से इसको काटिए तो कितनी बार में जाएगा, 7 6 जा 42 होता है, 0 0 0। यानी x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई, 6000। x की वैल्यू 6000 कह लीजिए, या हम इसको अगर स्टार्टिंग से ही रेशियो में लेकर के चलें तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे, तब आपका दोनों तरफ कंपैरिजन हो पाएगा। तो हम ये जो बराबर का चिन्ह लगे हुए ना, इनको हटा करके यहाँ पर लगा देते हैं अनुपात, कि इनके बीच जो अनुपात होगा वो बराबर हो जाएगा 1 साल बाद जितना वो कमा रहे हैं। तो इसका भी रेशियो निकल कर आएगा। तो 6000 और अनुपात में x ये निकल कर आया। अब ये 2:3 के बराबर था ना, तो हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं क्या, कि 6000 और बटे में आपका जो है वो x, और बराबर में आपका जो है वो 2, और बटे में आपका जो है वो 3। क्लियर है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, तो 2 से काट देंगे 6000 को, तो 2 तिया 6 होता है, यहाँ पर 3000 आ जाएगा, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, 9000 आपकी यहाँ से निकल के आ जाएगी। 2 1 जा 2, और यहाँ से काटेंगे 2 3 जा 6, ये 3000 आएगा, और इस 3000 को इधर 3 से गुणा करेंगे, 9000 आपका आंसर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये आपको एक आंकड़ा दे रखा है, इसको आपको चेंज करना है और बताना है माध्यिका क्या होगी। चेंज करने का मतलब क्या है, सबसे पहले जब भी कोई आंकड़ा दिया गया होता है उसको आरोही क्रम में चेंज करते हैं, यानी सबसे छोटे से
बढ़ते क्रम में। सबसे छोटी संख्या -5 की है, फिर -3 की है, फिर -2 की है, उसके बाद 0 आया है, फिर 1 आया है, फिर 4 2 बार आया है, देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है। उसके बाद आपका 5 आया है, उसके बाद आपका 7 आया है, उसके बाद आपका 10 आया है। अब इसमें पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल संख्या कितनी है? 10 है। जब 10 है यानी सम संख्या है, और सम संख्या का फॉर्मूला अलग होता है, विषम संख्या का अलग होता है। तो सम संख्या के लिए जो माध्यिका का फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पर लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? n/2 और प्लस n/2 प्लस 1 और बटे में आपका, और यहाँ पर वा पद भी रहता है, यहाँ पर रहेगा वा पद और बटे में आपका जो है वो 2 रहता है। n की वैल्यू 10 रख दीजिए, 10/2 क्या होगा? 5 होगा, और 10/2 प्लस 1 यानी 6 होगा। तो 5 प्लस 6 व पद ये निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 5 प्लस 6 व, या तो आप सीधे सीधे जोड़ भी सकते हैं क्योंकि अलग अलग वहाँ पद है ना, तो यहाँ पर वहाँ करके लिख देते हैं ताकि आपको फिर बाद में कंफ्यूजन ना हो। पांचवा पद, ये पद है और बटे में आपका 2 ऑलरेडी है। अब पांचवा पद देखिए कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें। पांचवें पर आ रहा है 1, तो हमने यहाँ पर रख दिया 1 प्लस, फिर छठे पर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, तो हमने रख दिया यहाँ 4, और बटे में आप रख देंगे 2। 4 1 जोड़ेंगे 5, 5 का आधा होगा 2.5, यानी आंसर यहाँ से आएगा 2.5। तो आंकड़ों की माध्या क्या हो जाएगी? माध्यिका 2.5 हो जाएगी, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। ये वह पद जो है हमने बस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि वह पद पूरे के ब्रैकेट में था ना, तो ये पांचवे के साथ भी आ जाएगा, छठे के साथ भी आ जाएगा। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, कोई चीज ना समझ में आ रही हो, वीडियो के मेन कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको आगे आने वाले वीडियो में या तो कमेंट में बता सकेंगे तो वहां बता देंगे। और वीडियो अभी तक भी आपने लाइक ना किया हो, अगर थोड़ी भी मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। कोशिश हम कर रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन आपको समझा सकें, तभी हम मैथ के क्वेश्चन भी करा रहे हैं। चाहे तो हम 100 क्वेश्चन करा के, जीके जीएस क्वेश्चन कराकर पल्ला झाड़ सकते थे, पर कोशिश हमारी ये है कि चीजें आपको आए ताकि आप पेपर में कर पाए। तो प्रश्न आपका है कि एक रेल 2.5 घंटे तक औसत 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, फिर 1.5 घंटे तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की से चलती है, तो रेल इन पूरे 4 घंटों में कितनी दूरी जाएगी? अब देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और कितने? 2.5 घंटे तक। 2.5 घंटे का मतलब 5/2 हो जाएगा, तो हमारा निकल के क्या आएगा? 50 गुणे 5/2, और दूसरा जो आपका है वो है 70 किलोमीटर, और ये भी 2.5 घंटे, तो इसको यहाँ पर नहीं 1.5 घंटे लिखा है, 1.5 घंटे का मतलब 3/2। ये टोटल दूरी हो जाएगी, कुल दूरी जिसको हम कह सकते हैं डिस्टेंस। 4 घंटे में आपका पूछा गया ना, रेल इन पूरे 4 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी, तो ये चाल बराबर दूरी बटे समय लगा दिया हमने, कुछ करना ही नहीं था इसमें, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर निकालेंगे तो चाल का सीधे समय से गुणा हो जाता है, वही हमने करके दोनों को जोड़ दिया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से काटेंगे, 2 से आप, हाँ 25 को काट सकते हैं। यहाँ पे आपका आएगा 25, 25 पंचे कितना होता है? 125 होता है, और प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे आपका 70 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 35, और 35 दिया कितना होता है? तो आपका होता है 105, और यहाँ पर आप जोड़ देंगे तो जोड़ने पर कितना वैल्यू आ जाएगी? ये आ जाएगी 230 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में 72% कर्मचारी चाय और 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी अवश्य पीता हो तो 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? अब इसको एक शॉर्ट ट्रिक से आपको बताते हैं। अगर इस चीज को ऐसे समझिए कि अगर हम इसको इस तरीके से गोले में दर्शाएं, तो यहाँ पर 72% कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय पी रहे हैं, 44% ऐसे हैं जो कॉफी पी रहे हैं। जोड़िए कितना होगा? तो 4 5 6 हो जाएगा, और 7 8 9 10 11 116 आपका परसेंटेज निकल के आ रहा है। नॉर्मल परसेंटेज आपका 100 होता है, 100 से कितना जाता है? 16, तो 16% वो होगा जो दोनों में कॉमन होगा। समझ रहे हैं इस बात को? ये 16% जो ऐसे होंगे जो कि चाय भी पीते होंगे, जो कॉफी भी पीते होंगे, और 16% को लेकर के आगे लिखा भी हुआ है कि 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं। यानी सीधी सी बात यह है कि 16% की वैल्यू आपको 40 के बराबर दे रखी है। अब 1% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 40/16 हो जाएगा। और 100% की अगर वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देते हैं,
तो यहाँ पर आपका 40/16 हो जाएगा। और इसी प्रकार 100% की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 40/16 और गुणे में आपका 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप किससे काट सकते हैं? 4 से काट सकते हैं। 4 4 16, 4 5 20। यहाँ से काट सकते हैं तो 25 आ जाएगा। 25 पंचे होता है आपका 250। 25 चौके होगा 200। हाँ, और ये आपका 10 लिखा हुआ है, 10 बार में जाएगा ना 40। यहाँ पर 10 आएगा और 25 गुणे 10 करेंगे तो 250 आ जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चीनी है। इसमें से कुछ हिस्सा 8% लाभ पर बेचता है, कुछ हिस्से को जो बाकी बचा हिस्सा है उसको 18% लाभ पर बेचता है। अच्छा, दोनों को ही लाभ पर बेच रहा है। उसे पूरे सौदे पर 14% का लाभ भी हुआ तो 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा कितनी है? तो रेशियो प्रोपोर्शन से इसको कर सकते हैं। जब भी आपको इस प्रकार से परसेंटेज 3 देखने को मिलते हैं, इसमें कुछ हिस्सा कह रहा है कि 8% ऐसा है जो कि वो लाभ पर बेच रहा है, उसके बाद से बाकी बचे हिस्से को वो 18% लाभ पर बेच रहा है, और फिर कह रहा है कि इस पूरे सौदे पर उसे 14% का लाभ हुआ। तो सेंटर में 14% इस प्रकार से लिख लीजिए क्योंकि पूरे पर इसको लाभ हुआ है। थोड़ा सा और छोटा कर रहे हैं ताकि ज्यादा स्पेस मिल जाए। अब इसको इधर साइड से आपको घटा करके यहाँ लिखना है और इसको इधर साइड से घटा करके यहाँ लिखना है। तो आपका डिफरेंस देखना है, ये माइनस में नहीं देखना है। 18 14 में कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है, यहाँ लिख दीजिए 4। इसमें कितने का डिफरेंस है? 14 में 8 घटाएंगे तो आपका बचेगा 6, तो यहाँ पर 6 लिख दिया। 4 और 6 जो है ये आपका रेशियो निकल कर आ गया। इसको काटेंगे, किससे कटेगा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि आपका 2:3 का रेशियो निकल कर आया। किसका निकल के आया? इस 8% का 2 आया, इस 18% का 3 आया। ये क्या है 8 और 18? तो ये लाभ पर जो उसने बेची चीनी है उसको लेकर के है। अब पूछ किसका रहा था? पूछ वो 18% का रहा था, यानी इसका पूछ रहा है। और टोटल चीनी है 50 किलो, यानी 50 किलो पर इस 3 का रेशियो निकालिए तो गुणे 3 और बटे में इन दोनों का टोटल 3 2 होता है 5। तो 5 से काट दीजिए, 5 दहाम 50, 10 गुणे 30 करेंगे तो 30 आपका आंसर यहाँ से किलोग्राम में आ जाएगा। इतना सरल तरीका जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जिसको मैथ बिल्कुल भी ना आती हो ना उसको भी समझ में आए। पर यह है कि अगर आप चाहते ही नहीं लगाना तो फिर कोई नहीं सिखा सकता। कोशिश करेंगे तो जरूर आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन पर 12 वर्षों में 950 रुपए में साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि उसी धन को 6 वर्ष के बाद डबल कर दिया जाता है तो कितना साधारण ब्याज आपका प्राप्त होगा? 12 एक तरफ देखिए वर्ष हो लिख लीजिए और एक तरफ आपका ब्याज जितना है वो लिख लीजिए। क्या है? 12 वर्ष में ये आपका 950 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। फिर ये कह रहा है कि उसी धन को 6 वर्ष के बाद डबल कर दिया जाता है, यानी कि 6 वर्ष के बाद इसी धन को क्या कर दिया जाता है? और डबल करने से पहले आप 6 साल का निकालिए तो कितना ब्याज होगा? जब 12 साल का आपका 950 ब्याज है तो 6 साल का इसका जस्ट आधा हो जाएगा। तो 950 का आधा कितना होता है? 475 आपका ये 6 साल का हो जाएगा। ऊपर वर्ष लिखा है इसीलिए मैंने 12 साल में इतना, 6 साल में इतना। अब ये तो कह रहा था कि 6 साल में क्या है वो कर देता है, अगर धन को 2 गुना, धन को 2 गुना, तो ऐसी कंडीशन में मूलधन क्या हो जाएगा? यानी पहले 950 जो था और 475 ये था, दोनों जुड़ जाएंगे सीधे सीधे, यानी कि इनको दोनों को यहीं जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 5, ये 7 5, ये आ जाएगा 2 पर हासिल लगा 1425 आपका आंसर आ जाएगा पहला वाला। ये चीज समझ में आई होगी क्यों जोड़ा गया। 12 वर्षों में 950 रुपए अगर किसी को साधारण ब्याज मिल रहा है और उसी धन को कह रहा है 6 वर्ष के बाद डबल कर दिया जाता है, यानी कि 12 वर्ष तक जाने के लिए मान लीजिए पहले 6 साल तक उसको कुछ ब्याज मिला होगा, अगला जो 6 साल होगा ना उसमें धनराशि को ही डबल कर दिया गया, यानी 6 महीने का ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ 6 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा। यही तो कह रहा है कि अगले साल उसको ये क्या लिखा है ना, उसी धन को 6 वर्ष के बाद दुगना कर दिया जाता है। तो 6 साल तो नॉर्मल ब्याज मिलेगा, अगला जो 6 साल होगा उसमें डबल कर दिया जाएगा, यानी 6 के अलावा 6 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 6 6 6 हुआ तो आपका कुल मिलाकर 18 ही, तो वही 12 और 6 हुआ तो 18 ही, तभी तो हमने जो 12 महीने का ब्याज था उसमें 6 महीने का ब्याज जोड़ा तब जाकर के टोटल आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक विद्युत पंप है, किसी टंकी को 2 घंटे में जो है वो भर सकता है। टंकी में चूंकि कहीं पर रिसाव हो रहा था इसलिए 2.5 घंटे में टंकी भरी, उस हिसाब से टंकी कितने घंटे में पूरी तरीके से खाली हो सकती है?
इसमें आपको इतना पता होना चाहिए कि जो भी टैंक को भरना या खाली करना है, उसमें जो भी समय लगेगा वो दक्षता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यहाँ पर एक विद्युत जो पंप है, अगर किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, यानी टंकी को पाइप से जो भरने की दर होगी वो जस्ट पलट जाएगी, 1/2 हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर जो टंकी रिसाव के साथ खाली हो रही ना, या भरने में इतना समय लग रहा है, 2 से 1/2, तो ये भी वैल्यू पलट जाएगी। यानी ये वाली वैल्यू जो 2 घंटे वाली होगी वो 1/2 हो जाएगी, और यहाँ पर जो रिसाव के साथ भर रहा है ये वैल्यू आएगी 5, 2 दूनी 4, 1 5 और बटे 2, 5/2 आएगी। तो ये भी आपकी पलट जाएगी, यानी कि -2/5। तो ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। कुछ नहीं करना है, केवल इसको सॉल्व कर लीजिए, सीधे आंसर आ जाएगा। फिर बटे में आपका आएगा 10, और यहाँ पर ऊपर तो आपका बचेगा 5 - 4, और बराबर में आपका आएगा 1/10। और जब ये वापस से ऊपर ले आएंगे तो टोटल समय निकल आएगा, ये 1 घंटे का निकलता है, तो कुल मिलाकर के वापस से ऊपर आएगा, तो 10 घंटा आपका जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन एक वो भी होता है कि पहले अगर किसी काम को 2 दिन में कर रहा है, तो अगर 1 दिन का काम निकालते हैं तो 1/2 में कर लेते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, वापस से उसको बटे में ऊपर ले जाते हैं। तो वैसे भी कर सकते हैं, सेम वही तरीका यहाँ भी हमने किया है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। मशीन को लिखा जाता है इस प्रकार से, तो डेंजर को कैसे लिखा जाएगा। मशीन के लिए m को 19 लिखा गया है। m की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आपकी 13 होती है, और 13 में आपका जोड़ा गया है 6, यानी कि तब जा करके आपका 19 होगा। a की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और उसमें जोड़ा गया 6, तब जाके 7 होगा। यानी जो भी प्लेस वैल्यू होती है उसमें 6 जोड़ा गया, ये आपको क्लियर हो गया। सेम इसी प्रकार डेंजर में भी जो भी प्लेस वैल्यू होगी उसमें एक एक 6 जोड़ते जाएंगे, जिससे डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, और 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 होगा, इसलिए यहाँ 10 दिया गया है। यानी यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, बाकी ऑप्शन चेक भी आपको नहीं करना पड़ेगा। अगला कह रहे हैं किसी कूट भाषा में नोएडा को इस प्रकार से लिखा जाता है, इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। नोएडा के लिए एन के लिए 3 लिखा गया है, तो यहाँ पर भी देखिए इंडिया में एन आ रहा है, इसके लिए 3 लिखा गया है। 3 देखिए इसमें है और आपका इसमें है, यानी इन्हीं में से कोई आंसर होगा। अब शुरुआत के 3 तो आपके समान है, आखिरी के 6 भी तक समान है, लास्ट का 8 है, इसमें 9 है, तो यानी आप ए को चेक कर लीजिए। ए के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ 8 है, यानी आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। इस प्रकार से समय बचा सकते हैं। अगला कह रहा है एम जो है वो के की बहन है, तो एम हमने लिख दिया, एम जो है वो किसकी, के की बहन है, तो अपने एम को बना दिया, और ये किसकी बहन है, के की, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर बहन है। इस चीज को भी ध्यान रखिए, जैसे लिखा है एम के की बहन है, तो जो बहन है उस पर प्लस माइनस भी दर्शा सकते हैं। मान लीजिए अगर फीमेल के लिए आप माइनस का चिन्ह लगा रहे थे, यहाँ माइनस ब्रैकेट में लिख दीजिए, तो इससे आप पहचान जाएंगे। उसके बाद कह रहा है डी जो है वो के का भाई है, डी जो है वो के का भाई है। अब ये जो है वो भाई है, तो भाई के लिए यानी कि मेल के लिए प्लस लिख देते हैं ताकि आप पहचान लें। इसका जेंडर क्लियर किया गया है, इसका जेंडर भी क्लियर किया गया है, पर के का नहीं किया गया है, तो के पे इसीलिए हमने कोई साइन नहीं लगाया। एफ एम की माँ है, एम की जो है वो माँ है, तो ऊपर आपके एफ लिख दिया हमने और एरो लगा के लिख दिया माँ। और इस चीज को भी ध्यान दीजिए, ये माँ है यानी इनका भी जेंडर क्लियर है, तो इसके लिए भी हमने माइनस लिख दिया यहाँ पर। के जो है उसका एफ से क्या संबंध है, के जो है ये एफ के क्या लगेंगे। अब ये आप देखिए बहन है और ये इनकी माँ है, तो बहन और माँ क्या लग जाएंगी, तो सीधे सीधे आपका आंसर पुत्र या पुत्री हो जाएगा। अब देखिए इसलिए मैंने ये प्लस माइनस का खेल आपको बताया, क्योंकि ऑप्शन में तो पुत्र भी था, ऑप्शन में तो पुत्री भी था। जब आपने प्लस माइनस लिखा, उससे आप चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, फीमेल जिसमें उसमें गोला बना दीजिए, तो कोई भी आधार से आप अलग कर सकते हैं। अब के का जेंडर नहीं क्लियर था, या इसलिए पुत्र भी हो सकता था पुत्री भी हो सकता था, इसलिए आपका आंसर सी होगा। क्लियर है। अब कुछ लोग जानकारी अधूरी है में लगा देंगे, तो ऐसी गलती ना कीजिएगा। अगला कह रहा है योग का अर्थ है भाग, तो इसमें आपको वैल्यू रख लेनी है। माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड का अर्थ क्या है, तो प्लस है, मल्टीप्लाइड का लिखा है ना, गुणा का अर्थ जो है वो प्लस है, तो यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया। फिर प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ यानी कि जोड़ का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हमने डिवाइड लगा दिया। अब 8 से 8 डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 27 गुणे 3 और प्लस 1, 27 यहाँ होता है 81, 81 में 1 जोड़ेंगे तो 82 आपका आंसर आ जाएगा। अगला कह रहा है दिए गए समाज के 3 भागों को प्रतिनिधित्व करता है। थोड़ा प्रश्न को छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे।
तो आपसे पूछा क्या क्या है, गोला शिक्षित युवा को करता है, त्रिभुज बेरोजगार युवा, वर्ग कार्यरत। पूछा गया उपरोक्त पर आधारित निम्नलिखित का उत्तर दें। शिक्षित काम में लगे हुए युवाओं की संख्या, यानी जो गोला है वो शिक्षित को लेकर के है, तो हम सबसे पहले मेंशन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। त्रिभुज जो है ये बेरोजगारों के लेकर के है, और जो तीसरा वाला आपका है वो आपका कार्यरत को लेकर के है, यानी कि वर्ग। अब यहाँ पर आप जो से पूछा गया ना उस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है शिक्षित काम में, शिक्षित भी हो और काम में लगे भी हों, बेरोजगार जिसमें ना है, यही तो लिखा है, शिक्षित काम में लगे हुए युवा हैं। तो शिक्षित भी हो यानी गोला वाले में भी है, कार्यरत में भी है, तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, त्रिभुज नहीं आना चाहिए, इस चीज को ध्यान देखिएगा क्योंकि बेरोजगारों की बात यहाँ नहीं की गई है। तो दो ऐसा हो जाएगा, तीन तो बाहर है इस गोले के यानी कि इस वर्ग के, तो दो आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है जो कि शिक्षित में भी कॉमन है, जो कि आपका इस कार्यरत में भी कॉमन है। तो आंसर यहाँ पर दो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आगे आने वाली संख्या इनमें से कौन सी जो है वो आनी चाहिए। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 से 6 में देखिए तो 2 का गुणा हो रहा है, ठीक है 2 से गुणा कर दीजिए। 6 से 12 में देखिए तो 2 से गुणा हो रहा है, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 का अगला 48 होता है, तो 48 का डबल कर दीजिए, 48 का डबल 96 होता है, यही आपका सही हो जाएगा, जस्ट 2 से गुणा किया गया है। अगला कह रहा है इनमें से विकल्प में नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम बताना है। तो पदार्थ, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो प्रोटॉन आना चाहिए, प्रोटॉन के बाद आपका परमाणु आना चाहिए, फिर आपका अणु आना चाहिए, फिर पदार्थ आना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए, आंसर आपका पहला होना चाहिए, 4 2 3 1, ये आपका क्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो 72 90 12 20, 72 देखेंगे तो ये आपका 9 8 जा 72 होता है, और यहाँ पर अगर आप देखिए जस्ट अगला नंबर भी आ रहा है, यानी 72 को अगर देखिए तो ये आपका होता है 9 गुणे में 8, और 9 को आप ऐसे रहने दीजिए, 8 को अगर देखिए तो इसमें आप 2 जोड़ दीजिए, यानी 8 में अगर आप 2 जोड़ देंगे तो 8 और 2 हो जाएगा 10, यानी कि 9 गुणे 10 करेंगे तो आपका आ जाएगा 90, जो कि यहाँ पर दिया गया है। सेम चीज 12 में भी करेंगे, 12 में आपका जस्ट अगला नंबर आना चाहिए, ऐसा मल्टीप्लीकेशन ढूंढिए तो 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12। अब यहाँ पर भी देखिए कि 9 और 8 में क्या था, 9 पहले बड़ी संख्या आई फिर छोटी, यहाँ पर भी पहले बड़ी और फिर छोटी। अब यहाँ पर भी सेम 4 को ऐसे रहने दीजिए, 3 जो है उसमें 2 जोड़ दीजिए, 3 2 होता है आपका 5, यानी 4 गुणे 5 कर दीजिए, और 5 चौके होता है आपका 20, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो यही आपका सही हो जाएगा। देख रहे हैं रीजनिंग किस लेवल की लगाई गई है। अगला कह रहा है सांप अगर रेंगता है तो घोड़ा क्या करता है, सरपट दौड़ लगाता है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है एक पैटर्न है इसमें आपको बताना है। अब 6 2 और 40 लिखा हुआ है, अब 6 2 से 40 में आप कैसे पहुंचेंगे, इस चीज को समझिए कि सबसे पहले आप गुणा करके देखिए, 6 दूना 12 नहीं होगा, स्क्वायर करके देखिए तो 6 का स्क्वायर 36 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, 36 4 40 होता है, बिल्कुल सही है। 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, 16 9 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, तो बिल्कुल आ रहा है। इसी प्रकार 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 और 64 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में आपको दे रखा है। अगला कह रहा है त्रिभुजों की संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। त्रिभुजों की संख्या का सबसे अच्छा तरीका है कि आप यहाँ पर ABCD से इसको मेंशन कर लीजिए ताकि आपको गिनते बन जाए। बाकी देखेंगे तो एक ये त्रिभुज है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 तो सीधे सीधे आपको दिख रहे हैं। छठा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा दिख रहा है, ये से लेकर के यहाँ तक वाला, तो इस प्रकार से 6 ही त्रिभुज हैं यहाँ पर, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इस वेन आरेख में कौन सा है जो सही संबंध को इसमें दर्शाता है। अब सही संबंध में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मानव है, पक्षी है और पशु है। मानव का पक्षी से और पशु से तो कोई संबंध है, तो क्या कहेंगे आप कि पशुओं के अंतर्गत आप मानव को रख सकते हैं, पक्षियों को तो आप अलग ही रखेंगे, क्योंकि मानव होमोसेपियंस से ही आए हैं। तो कहने का मतलब है ये वाला ज्यादा सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला। यहाँ पर जो है आप रखेंगे पशु को, और अंदर पशुओं के अंदर यहाँ पर जो है आप रख सकते हैं मानव को, परंतु पक्षियों का दूर दूर तक इन दोनों से कोई लेना देना नहीं होगा, तो पक्षी को रखेंगे इससे अलग, ये आपका सही होना चाहिए।
बाकी आप तो देखेंगे पहला तो बिल्कुल ही नहीं होगा और तीनों एक दूसरे के अंदर भी नहीं होंगे, और कुछ कुछ वाला संबंध भी आपका नहीं होगा कि कुछ मानव पक्ष पशु हैं, ऐसा नहीं है। तो आपका यही ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? पी से ओ में देखिए कितने का डिफरेंस है, -1 हो रहा है। ओ से एन में -1, एम -1, तो यहाँ से एम से लेकर के अगला जो है -1 होगा, तो एल एम होता है ना, तो एल आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर एम से ओ में तो 2 बढ़ रहा है, एम एन ओ होता है। यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, आगे भी 2 बढ़ रहा है, यानी यहाँ पर भी आपका एस से लेकर के +2 आपका हो जाएगा, और एस पी क्यू आर एस, तो टी यू आना चाहिए यहाँ पर। एल यू में देखिए आंसर ही आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, यहाँ आर भी तो है। अब यहाँ पर देखिए फिर से चेक कीजिए, टी से एस में देखिए -1 फिर से हो रहा है, तो फिर यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यानी क्यू से जो है आपका -1 फिर से हो रहा है, और क्यू से जस्ट पहले आपका आता है पी, पी क्यू होता है ना, तो एल यू पी आंसर आया, आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है आलोक एक कक्षा में शीर्ष से 19 स्थान पर था और नीचे से 38 स्थान पर था, तो पूछा गया कितने विद्यार्थी। मैंने बताया था कि अगर ऊपर से 19 नंबर पे आ रहा है और नीचे से उसी को ही गिरेंगे, तो ये भी आपका नीचे से 38 नंबर पर जो है वो आएगा, यानी कि एक ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ जोड़ करके एक घटा दीजिए, 38 और 19 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 57, और उसमें एक घटाएंगे तो आएगा 56। ये आपका आंसर 56 हो जाएगा। समझ गए होंगे, 38 में 19 जोड़ करके एक जो है वो घटा दीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए बी सी डी ई 5 मित्र हैं, ए की उम्र बी से डबल है, तो इसमें क्या करना है, आपको इसी प्रकार से अरेंज कर लेना है, यानी कि ए जो है वो बी से आपका ऊपर आएगा, ए की उम्र बी से ज्यादा है यानी ऊपर आएगा, दुगनी लिखा है। सी की उम्र आखिर में पूछा गया है, सबसे छोटा पूछा गया है। आगे है सी की उम्र बी से आधी है, सी की उम्र जो है वो बी से आधी है, यानी सी नीचे आएगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं ए की उम्र ई की आधी है, ए की उम्र ई की आधी है, ई की आधी मतलब ई और ऊपर आएगा, तभी तो ए जो है यहाँ नीचे आएगा। और सी की उम्र कह रहा है आगे डी से डबल है, यानी डी सबसे नीचे आएगा, तभी तो इससे डबल होगा। आंसर यहाँ पर आपसे सबसे लास्ट ही पूछा गया था, डी सबसे छोटा है, यही आपका सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, वरना इससे बहुत क्वेश्चन कठिन भी बनते हैं एसएससी वगैरह में। कबड्डी का रेशियो 7 से है, फुटबॉल का संबंध किससे होगा? अब यहाँ पर कबड्डी में अक्षरों की संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 है। फुटबॉल में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है फुटबॉल में, तो 8 हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए क्या है, 28 22 18 12, यहाँ पर इनका इनका डिफरेंस निकाल कर देखिए, 26 आमने सामने का डिफरेंस नहीं, इसका इसका निकालिए। 28 और 22 जो है इनमें 6 का डिफरेंस है, और इधर 18 और 12 में भी 6 का डिफरेंस है। यहाँ भी सेम यही होगा, 26 और 22 में अगर आप देखेंगे तो 4 का डिफरेंस है, और 18 का किससे आप देखेंगे डिफरेंस, तो 22 हो जाएगा, तभी तो 4 का डिफरेंस आएगा। 18 19 20 21 22, तो यहाँ पर 22 होना चाहिए, यहाँ पर 22 होगा, तभी आपका इसका इसका डिफरेंस 4 का निकल करके आएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। यदि पिता की उम्र 36 साल है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की एज क्या रही होगी? ऑप्शन से कर सकते हैं। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी? तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, अगर अभी की हम मान लें 13 साल है, ये मतलब जो ऑप्शन में दिया गया ये 5 वर्ष पहले का आंसर दिया गया ना, तो 5 वर्ष पहले अगर पुत्र की आयु 13 साल है, हम मान लेते थोड़ी देर के लिए, तो वर्तमान में कितनी रही होगी? 18 रही होगी, क्योंकि 5 साल पहले 13 साल थी। अगर वर्तमान में 18 रही है, तो यही तो कह रहा है, पिता अपने पुत्र से कहता है जब तुम पैदा हुए थे, यानी आज से 18 साल पहले जब तुम 0 साल के थे, तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। पिता उनके अगर 36 हैं, तो वो भी 18 साल पहले 18 का ही तो रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है यही मैच कर रहा है, इससे यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? यही कह रहा था कि जब तुम पैदा हुए थे, तो आज से 18 साल पहले तुम पैदा हुए होगे, तो जब तुम पैदा हुए थे तो वर्तमान में मैं उतने ही साल का हूँ, था उस समय, तभी तो ये डबल हो रहा है, 18 दूना 36, तो आसान बी वाला आंसर निकाल सकते हैं। बाकी एक्स मान के भी कर सकते हैं, ऑप्शन से आसान होता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। इसमें आपको क्या करना होता है, चित्र बनाकर ही आप कर सकते हैं। कह रहा है कि सारे पक्षी फूल हैं,
तो पक्षी हम क्या करते हैं, छोटे से ऐसे गोले में पक्षियों को लिखते हैं और इन सारे पक्षियों को क्या बना देते हैं, फूल, यानी कि एक बड़े से गोले में हम लिख देते हैं फूल और सारे के सारे पक्षी इस फूल में आ गए। फिर कह रहा है सारे के सारे जो फूल हैं ये आपके किस में आ रहे हैं, तो ये आपके पेड़ में आ रहे हैं। ये आपने जो कथन लिखा है उसका चित्र बना लिया। अब निष्कर्ष चेक करना है कि कौन फॉलो हो रहे हैं। कुछ पेड़ पक्षी हैं, ये आपका ये बड़ा वाला जो गोला है ये क्या है, पेड़ है। कह रहा है इनमें से जितने पेड़ हैं इनमें से कुछ पेड़ ऐसे हैं जो पक्षी हैं, तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है क्योंकि कुछ को ये दर्शा रहा है। दूसरा कह रहा है कुछ फूल पक्षी हैं, तो इस बड़े से फूल में कुछ पक्षी हैं, बिल्कुल हैं, तो ये भी आपका सही है। सारे पक्षी पेड़ हैं, कह रहा है जितने के जितने पक्षी हैं वो सब पेड़ में आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपका सही है, तीनों के तीनों सही हैं, सभी निष्कर्ष निकलते हैं। ए वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला कह रहा है घड़ी की सुइयों की ऐसी कितनी सापेक्ष स्थितियां होंगी जिसमें सुइयां परिक्रमा के दौरान आपस में स्थान जो है वो बदल सकें। इसमें कहने का मतलब ये होता है कि जो घंटे की सुई है और जो मिनट की सुई है ये आपस में एक्सचेंज हो जाएं। पूरा जब आपके 1 घंटे का समय हो जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग इसमें समय अगर आप निकालेंगे तो 60/13 के फॉर्म में निकलता है। ये 60/13 क्या है, ये घंटे की सुई 60/13 मिनट की दूरी तय करती है, तब आपस में स्थिति परिवर्तन एक बार होता है। एक बार के लिए इतना समय लगता है, तो वही यहाँ पर बात हो रहा है कि ऐसी कितनी बार स्थिति जो है वो बनेगी। तो अगर हम घंटे की सुई की 1 मिनट की दूरी तय करें तब आपस में स्थिति निकालेंगे, तो ये जस्ट 1 मिनट का निकालने के लिए फिर बटे में आ जाएगा, यानी कि 13/60 हो जाएगा। इसी प्रकार घंटे की जो सुई है वो 60 मिनट की दूरी के लिए निकालेंगे, तो 60 से गुणा हो जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा, तो 13 आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 13 आपका यहाँ पर हो जाएगा कि 13 बार ऐसा संभव होगा। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से असंगत है। अब यहाँ पर सी और एक्स लिखा है, सी तो एक्स जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर देखिए एल ओ अपोजिट होता है, बताया था ना, एल ओ वी ई लव, एल का ओ होता है, वी का ई होता है, जे क्यू होता है, ये भी सही है, यानी ये सब अपोजिट है, पर के क्यू का अपोजिट नहीं है। के और क्यू में 6 का डिफरेंस आएगा, इसीलिए गलत है। उस विकल्प का चयन करें जो कि आपका बाकी से अलग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्रॉड गेज है, नैरो गेज है, लॉन्ग गेज है, मीटर गेज है। यहाँ पर आपका लॉन्ग गेज जो है ये आपका अलग है। लॉन्ग गेज को छोड़कर बाकी सभी तो रेल की जो पटरी होती है ना उसकी चौड़ाई मापने के लिए मानक होते हैं, तो बस आपका लॉन्ग गेज नहीं होगा। वेनी जो है वो स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, नहीं सेकंड नहीं, 38 नंबर है, यानी 2 क्वेश्चन है। वेनी जो है वो स्मिथ से आपका कह रहा है 1 वर्ष बड़ा है, तो वेनी को सबसे ऊपर रख लीजिए। उसके बाद कह रहा है जो किससे बड़ा है, स्मिथ से बड़ा है, तो स्मिथ को उसके जस्ट नीचे रख लीजिए। फिर स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है, तो सलीम को उसके भी नीचे रख लीजिए। और उसके बाद कह रहा है राजू जो है वो सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, तो इन दोनों के बीच में राजू को रख लीजिए। अब पूछ कह रहा है सबसे छोटा कौन सा है, तो सलीम सबसे छोटा है, आंसर बी वाला हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। ये वाला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि ACNE का कोड अगर ये है 372911, तो बॉयल का क्या होगा। ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यहाँ पर लिखा है 3, 1 को 3 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 को 2 से गुणा करें, 1 जोड़ दें, यानी कि 1 को 2 से अगर गुणा करें और 1 जोड़ दें तो आपका 3 आ जाएगा। सी की प्लेस वैल्यू आपकी 3 होती है, तो 3 को भी 2 से गुणा करें और 1 जोड़ दें, 3 दूनी 6 और 1 7। सेम चीज यहाँ पर भी करनी है। बी की प्लेस वैल्यू आपकी होती है 2, और 2 को आप गुणा करेंगे किससे, तो 2 से गुणा करना है और 1 जोड़ना है, यानी 2 दूनी 4 1 5, तो सबसे पहले तो 5 आएगा जो कि चारों में ही है। यहाँ 29 29 31 31 है। ओ की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 15, 15 को 2 से गुणा करेंगे 30, और 30 में 1 जोड़ेंगे 31, यानी दे ये दोनों ऑप्शन कट गए, इनमें से ही कोई आंसर होगा। आई की चेक कर लीजिए, आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आपका आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, और 9 को आप करेंगे 2 से गुणा तो 18, और उसमें 1 जोड़ेंगे 19, यानी 19 आएगा। आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, बाकी चौथे को चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, इसको हम करा देते हैं। तो 952 इसका मतलब क्या है, वाटर इज हॉट करके। इसके अलावा 2051 इसका मतलब क्या है, हॉट मिल्क इज टेस्टी। ये जो प्रश्न होता है ना इसमें मेन खेल होता है आपका कॉमन ढूंढना होता है। फिर 851 लिखा हुआ है, 8
5 1, इसका मतलब होता है सूप SOUP इज टेस्टी, TASTY करके। अब यहाँ पर देखिए 952 है, यहाँ 2051 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 2 नंबर मैच कर रहे हैं। यानी अगर 2 नंबर मैच कर रहे हैं तो इसको इस प्रकार से डब्बे में बना लीजिए। अब यहाँ पर भी कुछ मैच कर रहा होगा, यहाँ इज है, यहाँ भी इज है, यानी इसको भी सेम इसी प्रकार से डब्बे में बना लीजिए। यानी इससे ये पता चल गया कि 5 को इज लिखा जाता है। पूछ सूप करा है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक, देखिए यहाँ भी आया, एक यहाँ भी आया है, दोनों में एक आया है। एक को बना लीजिए गोला से, एक को बना लीजिए गोला से। अब इसमें देखिए क्या मैच कर रहा है, तो यहाँ पर टेस्टी मैच कर रहा है, यानी टेस्टी का कोड क्या हो गया आपका। अच्छा, इज यहाँ भी था, इज यहाँ भी था, इस चीज को समझ रहे हैं, यानी 5 यहाँ पर भी था, यानी यहाँ पर भी इस तरीके से डिब्बा बना लीजिए। तो टेस्टी आपका यहाँ पर दोनों में गोला बन गया, ठीक। बचा केवल सूप, यानी आपको ये पता चल गया एक का कोड टेस्टी है, 5 का कोड इज है, तो सूप का बचा हुआ कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आंसर आपका 8 हो जाएगा, और यही आपसे सूप का ही पूछा गया था, ए वाला हो जाएगा। समझ गए होंगे इस तरीके के क्वेश्चनों को करना। सारा पूरा सारे क्वेश्चन करा दिए, कोई प्रश्न हम यहाँ पर आपसे नहीं पूछ रहे हैं। टोटल आपके प्रश्न कितने सही जा रहे हैं, अपना स्कोर अवश्य बताइएगा 120 में से, क्योंकि पूरा पेपर हम आपको करा रहे हैं। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑल बेल ऑन करते समय ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।